बोर मॉडल की बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है ना। पहला कमी क्या है कि बोर मॉडल परमाणु के त्रिविमीय स्वरूप की व्याख्या नहीं करता। क्लियर है? जब ये परमाणु के त्रिविमीय स्वरूप की व्याख्या नहीं करता, मतलब कौन कौन बता सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ जी? परमाणु के त्रिविमीय स्वरूप की व्याख्या नहीं करता मतलब द्विविम और त्रिविम में क्या अंतर है? कौन कौन बता सकते हैं? एक बीम, द्विविम, त्रिविम, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, आपको 7 में पता होना चाहिए था। एक बीम उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, द्विविम उसको कहते हैं जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, और त्रिविम उसको कहते हैं जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई और मोटाई भी हो। घनाभ। वृत्त द्विविमीय संरचना है, वृत्त का त्रिविमीय संरचना क्या है? कौन कौन बता सकते हैं? आप बताइए। गोला। तो आप लोग को द्विविम त्रिविम नहीं पता है? वाह, मानना पड़ेगा, गजब का रट्टू है आप लोग। रट्टा मार के आप लोग 11 में आ गए, मजा आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। बोर ने जिस भी एटम को बताया वो एटम ऐसा था, ऐसा। ये एटम कैसा है? वृत्तीय है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, यानी इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। यानी बोर के द्वारा बताए गए एटम का शेप क्लियर नहीं हो पाता है कि वृत्तीय है कि गोलीय है। ये है वृत्त। गोला कैसा होता है? फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब गोला है। तो बोर के द्वारा बताए गए एटम में ये पता नहीं चलता है कि एटम वृत्तीय है कि गोलीय है। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? लिखिए। बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम और आयन के लिए ही परफेक्ट है। बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन या एटम के लिए ही परफेक्ट है। जैसे हाइड्रोजन He+, Li++, Be पे 3+, बोरन पे 4+, यानी इसे एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन के बारे में बोर का मॉडल बता पाता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का मामला आता है, बोर का मॉडल फेल हो जाता है। बोर का मॉडल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं बताता है। बोर का मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। जैसे देखिए, ये रहा सोडियम का एटम, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके नाभिक में होते हैं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कक्षाओं में, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो बोर का मॉडल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं बताया था। क्लियर है? आप लोगों ने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को पढ़ा था, लाइमन, बामर, पास्टिन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री पढ़ा था ना। तो ये जो लाइमन, बामर, पास्टिन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री जो मैंने बताया था आपको कि किसी में से भी दूसरा पे गिरा तो बामर, कहीं से भी पहला पे गिरा तो लाइमन। तो ये जो इससे जो फोटोन निकलता था गिरने के बाद, यही फोटोन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में
इस प्रकार की लाइनों को बना रहा था, ऐसी लाइनें। तो जरा समझेंगे बात को। ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में ये दूर वाली लाइनों की तो व्याख्या कर पाया, ये नजदीक वाली लाइनों की व्याख्या नहीं कर पाया। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में टोटल 4 तरह का लाइन स्पेक्ट्रा मिला है, जिसमें बोर ने केवल एक का ही व्याख्या कर पाया था। यानी आप लोगों ने ये जो पढ़ा था, वेव नंबर बराबर 109677 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर CM इनवर्स, ये केवल इन्हीं लाइनों के लिए था। इन लाइनों के लिए ये जो नीचे जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में ये लाइन छूट गई है, इस लाइनों का वेव नंबर आप इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, आप इन्हीं लाइनों का वेव नंबर निकालते हैं। क्लियर है ना? अब आप कहेंगे कि इसका क्या रिलेशन है भाई? अरे देखिए, जब गर्म होता हुआ हाइड्रोजन गैस को ठंडा करते हैं तो इससे निकलने वाला जो लाइट है, दरअसल में लाइट इस फॉर्म में जाता है, इससे फोटोन के रूप में, और इस पार जाकर के ये ऐसे देखिए, ऐसे कंटिन्यूअस वेव में नहीं रहता है, फोटोन के फॉर्म में ये बदल जाता है। यही फोटोन बिखर करके अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइन बनाते हैं। ये फोटोन ये वाला लाइन बना रहा है, तो ये फोटोन ये वाला लाइन, ये फोटोन ये वाला लाइन, ये फोटोन ये वाला लाइन। तो ये जो अलग अलग लाइन बना रहे हैं ना, अब मान लीजिए कि यहाँ वाला फोटोन ये लाइन बना रहा है, तो दूसरा फोटोन भी यहाँ से जो आएगा वो यही लाइन बनाएगा। ये वाला फोटोन ये लाइन बना रहा है, ये वाला फोटोन ये लाइन बना रहा है, तो इसके निकलने के बाद जो दूसरा खेप इसमें से निकलेगा वो भी वही लाइन बनाएगा। समझिए बात? ये जो लाइट का टुकड़ा है ना, टुकड़े में बंटने के कारण ही तो वो पतली पतली लाइनों को बनाता है। अगर कंटिन्यूअस वेव होता, यानी अगर लाइट ऐसे निकलता ऐसे, तो ये जाकर के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनाता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे तो ये लाइट डिस्ट्रैक्ट स्पेक्ट्रा टुकड़े टुकड़े में निकलता है फोटोन के रूप में, और यही कारण है कि पतली पतली लाइनें बनती हैं। तो इन पतली लाइनों में बोर ने, यानी कि बोर मॉडल ने, ये जो दूर दूर वाली लाइन थी हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में, उसी का व्याख्या कर पाया। नजदीक जो लाइनें थी उनकी व्याख्या नहीं हो पाई। क्लियर हो गए? हाँ, हिंदी में जीमन, ZEEMAN, जीमन। यह जीमन के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। जीमन एक वैज्ञानिक थे जो हाइड्रोजन लाइन और दूसरे एटॉमिक लाइनों पे स्टडी किए थे। तो यह जीमन के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जीमन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रिज्म से गुजरते फोटोनों के बीच में मैग्नेट रखा। क्या रखा? मैग्नेट, दोनों साइड में, लाइट के ऊपर और नीचे। ये जो फोटोन आ रहे थे इनके ऊपर नीचे मैग्नेट रखा। तो मैग्नेट रखने के बाद क्या हुआ? मान लीजिए जब तक मैग्नेट नहीं था तब तक ऐसी लाइनें बन रही थी हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में, ऐसी लाइनें बन रही थी, ऐसी लाइनें बन रही थी। लेकिन जैसे ही चुंबक को रखा गया, यहाँ पे मैग्नेट को रखा गया, मैग्नेट को रखते ही कुछ नई नई पतली लाइनें बीच बीच में बन गई। ये जो बीच बीच में नई नई पतली लाइनें बनी, इन लाइनों की व्याख्या बोर नहीं कर पाए। जीमन ने जब चुंबक रखा तो बीच में नई नई लाइनें बन गई पतली। चुंबक हटाते ही ये पतली लाइनें गायब हो जाती थी। के कारण ये बीच में नई नई लाइनें बन जाती है। ये जो नई नई लाइनें बनी है ये चुंबक के कारण बनती है। चुंबक हटाते ही ये लाइनें गायब हो जाती है और चुंबक के रखते ही ये नई नई लाइनें
बन जाती है, तो ये जो नई नई लाइनें बनी, इनकी व्याख्या बोर ने नहीं कर पाया। तो जीवन इफेक्ट चुंबक के रखने के बाद नई लाइनों के बनने की घटना को जीवन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस प्रयोग को सबसे पहले जीमन नामक वैज्ञानिक ने किया। क्लियर है? बोर का मॉडल स्टार्क इफेक्ट की भी व्याख्या नहीं करता। जीवन इफेक्ट के बाद अगला इफेक्ट है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में विद्युतीय क्षेत्र पैदा करके नई नई लाइनों को पैदा किया गया है। बोर मॉडल ऑफ एटम स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। स्टार्क प्रभाव है क्या भाई? जब इन फोटोनों के दोनों तरफ विद्युतीय क्षेत्र को पैदा करते हैं, तो इस हाइड्रोजन लाइन में फिर एक नई और दूसरे प्रकार की लाइनें पैदा होती है। विद्युतीय क्षेत्र के कारण भी और लाइन पैदा होती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र के कारण नई लाइनें पैदा हुई थी, विद्युतीय क्षेत्र के कारण भी नई लाइनें पैदा होती हैं। और उन नई लाइनों की व्याख्या बोर नहीं कर पाते हैं। यानी ये सारा बोर मॉडल का ड्रॉबैक था। क्या क्या था ड्रॉबैक भाई? एक बार में सुन लीजिए। पहला ड्रॉबैक था कि यह एटम गोल है कि चपटा है, डिस्क के जैसा है कि गोला के जैसा है, ये बोर मॉडल नहीं बता पाया। दूसरा, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम की व्याख्या कर पाया। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर पाया। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोर मॉडल नहीं बताया। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे होता है, इसको बोर मॉडल ने नहीं बताया। चौथा, यह जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। पांचवा, हाइड्रोजन लाइन में नजदीक वाली लाइनों की व्याख्या नहीं कर पाया। छठा, यह स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। और सातवां, यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके जो अणु का निर्माण करते हैं, ये अणु का निर्माण किस सिद्धांत पे होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, इसकी व्याख्या बोर ने नहीं की। अब देखिए, ऑक्टेट रूल पे भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जुड़ करके ऐसे बना दिया। लेकिन वाटर का एक मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल जो ऐसा बनता है, ये क्यों ऐसा ही है? ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तिरछा ही क्यों है? ऐसे क्यों नहीं है? इसकी व्याख्या, या दूसरे और भी कोई मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन का एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है, 2 ऑक्सीजन का एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, किस सिद्धांत पे बनाता है, इस बात की व्याख्या बोर मॉडल ने नहीं की। यानी बोर मॉडल मॉडर्न मॉडल का सबसे पुराना मॉडल है। पहला मॉडल क्या था जी? एक बार मैं आप लोग को याद रखने के लिए बता दूं। पहली बार एटम के बारे में भारतीय महर्षि कनाद ने बताया। तो कहीं कहीं मिलता है कि भारतीय महर्षि को काउंटर करने के लिए इस देश के जो उसको क्या कहते हैं, लिबरल लोग हैं, वो हमारे बुक में ये लिखा दिए कि यूनान के दार्शनिकों ने भी खोजा था। उस दार्शनिक का नाम मैं आज तक खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। वो कौन दार्शनिक था? दरअसल में ये कनाद को काउंटर करने के लिए ये 2 कौड़ी के लोग आज भी भारत में घुसे हुए हैं। ये भारत को हमेशा नीचा दिखाते हैं, भारत में ही रहते हैं, भारत को नीचा दिखाते हैं। इनको गॉड में फेथ नहीं, इनका कहना है कि गॉड है ही नहीं। इनके लिए धर्म अफीम है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये लोग क्या, इन्हीं लोगों के प्रयास से कनाद के साथ कौन घुस गए?